नमस्कार बच्चों। हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे थे, जो कि है हम बीमार क्यों होते हैं, वाई डू वी फॉल इल। तो इसमें हमने कुछ टॉपिक कर चुके थे, तो अभी हम जो नेक्स्ट टॉपिक था वो एंटीबायोटिक पे आए थे। ठीक है, तो इसमें अब हम पार्ट 1 कर चुके हैं इस चैप्टर का, ये हमारा पार्ट 2 है। ठीक है, तो इसमें एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं हम इसे, इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। और आपको पता होगा कि जो हमारा क्या होता है ना, कीटाणुओं से लड़ने की जो शक्ति होती है उसके बारे में डिस्कस करें, क्योंकि ये उसी से रिलेटेड है। तो कीटाणुओं से जो लड़ने की शक्ति होती है, कौन हमारे शरीर में ऐसा क्या है कि जिससे कोई कीटाणु हमारे अंदर प्रवेश करता है, कई बार हम दवाई भी नहीं लेते, ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हम ठीक हो जाते हैं? तो हमारी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम होता है। ठीक है, हमारा बॉडी में एक रोगाणुओं से विपरीत एक सिस्टम काम करता है, जिसमें क्या होता है, तंत्र है एक, जिसमें क्या होता है, अगर हमारे शरीर में कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, कोई भी चीज़ प्रवेश कर जाती है तो क्या होता है, तो हमारा शरीर उसके खिलाफ क्या बना लेता है, शरीर में एंटीबॉडी बना लेता है। ठीक है, एंटीबॉडी बना लेता है, जिसको हम सोल्जर्स, गार्ड भी कह सकते हैं बॉडी के लिए। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उस कीटाणु से जब भी वो शरीर में प्रवेश करेगा तो उससे लड़ता है और उसको मार देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जो हमारा वो वायरस या बैक्टीरिया जो भी शरीर में प्रवेश किया वो इतना ताकतवर होता है तो वो उसे नहीं मार पाता। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, तो हम लेते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स वो होती हैं जो हम दवाइयाँ खाते हैं, बुखार हो जाता है, कभी कुछ भी बीमारी रहती है तो हम जो दवाई खाते हैं ना, उन दवाइयों को हमने बोला है एंटीबायोटिक्स। यानी कि उन जर्म्स को, इन सूक्ष्म जीवों को, उन पैथोजेंस को मारने के लिए, रोगाणुओं को मारने के लिए हम जो दवा लेते हैं उन्हें हम बोलेंगे एंटीबायोटिक्स। तो इसमें कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम बताए गए हैं। तो एक तो ये पेनिसिलिन है, टेट्रासाइलिन। ठीक है, तो ये कुछ बैक्टीरिया को मारने की एंटीबायोटिक्स हैं। ठीक है, तो क्या होता है ना कि जैसे कि मान लो अब सबसे पहली ये है एंटीबायोटिक, ये हमारी पेनिसिलिन थी, जो रोटी पर फफूंदी लग जाती है ना, वो उससे बनाई गई थी ये पेनिसिलिन। ठीक है, तो बहुत से रोगाणु, बैक्टीरिया अपनी सुरक्षा के लिए एक कोशिका भित्ति बना लेते हैं। जो एंटीबायोटिक कोशिका भित्ति की प्रक्रिया को रोक देते हैं और जीवाणु मर जाता है। पेनिसिलिन जीवाणु की एक स्पीशीज़ में कोशिका भित्ति बनाने की प्रक्रिया को रोक देता है और उन सभी स्पीशीज़ को मारने के लिए प्रभावकारी होते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं कि जो ये एंटीबायोटिक होती है, ये उस बैक्टीरिया को क्या कर देती है, उसकी ग्रोथ को रोक देती है, जिससे क्या होता है, वो धीरे धीरे फिर ख़त्म हो जाता है और वो मर जाता है। उसकी जो कोशिका जो डिवीज़न की वो है प्रवृत्ति, वो रुक जाती है, जिसकी वजह से फिर हमारा वो कोशिका कमज़ोर हो जाती है सूक्ष्म जीव की, और वो मर जाती है और हम रोग मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ ये तरीके बताए हैं कि हम किस किस तरीके से बीमार हो सकते हैं। ठीक है, वायु द्वारा, व्यक्तिगत संपर्क से, परोक्ष यानी कि इनडायरेक्ट, जैसे अगर मान लो कोई बंदा, उसको कुछ बीमारी है और हमने उसके बर्तन छू लिए या फिर हमने उसकी चीज़ों को यूज़ कर लिया। ठीक है, जो मरीज है कोई भी, या फिर जानवरों के काटने से भी होता है। ठीक है, मच्छर के काटने से, कीट। ठीक है, देखो इसमें कुत्ते के काटने से भी दिखाया हुआ है रोग। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे को बीमारियां फैल जाती हैं। अब रोग फैलने के साधन यही इसमें बताया गया है। नेक्स्ट टॉपिक, मीन ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़, यानी कि जो हमें डिजीज़ है वो किस किस तरीके से फैलती है। सबसे पहले देखो इसमें बताया वायु द्वारा, छींकने और खांसने से रोगाणु वायु में फैल जाते हैं और स्वस्थ व्यक्ति भी फिर क्या करता है, उसी हवा में सांस लेता है, जिससे क्या हो जाता है, फिर वो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं हवा के द्वारा, और जिससे उसे निमोनिया, क्षय रोग, सर्दी जुकाम आदि हो जाता है। फिर है जल और भोजन द्वारा, यानी कि जो कोई व्यक्ति है जो मतलब बीमार है, जो अगर क्या होगा, हम उसके द्वारा यूज़ किया हुआ भोजन, जल आदि यूज़ कर लें, या फिर ठीक है हमारे शरीर में जल संक्रमित या भोजन द्वारा चला जाता है। ठीक है, या फिर जैसे हम गली में फास्ट फूड होते हैं, जैसे स्ट्रीट में ओपन फूड खुले में रखे रहते हैं, जिसके ऊपर मक्खी मच्छर बैठती हैं। ठीक है, तो उस भोजन पर वो बैठ जाते हैं, इसकी वजह से हमें वो बीमारी हो जाती है। जैसे इसमें एग्जांपल है, जल और भोजन के द्वारा होने वाले रोग, हैजा, अमीबिस, पेचिस आदि। ठीक है, तो इस तरीके से हैं।
फिर है हमारा रोग वाहक द्वारा। रोग वाहक में हमारे जैसे जो रोग को लेकर जाते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा मलेरिया है, ठीक है, डेंगू है, ये किससे होते हैं? मच्छर के काटने से होते हैं, ठीक है। आपको पता होगा जो मलेरिया है वो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, और जो डेंगू है वो हमारा एडीज मॉस्किटो के काटने की वजह से होता है। तो दोनों के लिए अलग अलग मॉस्किटो, दोनों के लिए मच्छर हमारा अलग अलग है, ठीक है। अब लैंगिक संपर्क के द्वारा भी हो जाता है, जैसे हमारा ये रोग है एड्स, तो ये सिफालिस है, एड्स है, ये हमारे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में आने से हो जाते हैं। नेक्स्ट है एड्स का विषाणु, ठीक है, संक्रमित रक्त के स्थानांतरण द्वारा फैलता है अथवा गर्भावस्था में रोगी माता में से या स्तनपान कराने से शिशु को एड्स ग्रस्त हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो अगर जो हमारा जो ये एड्स का जो वायरस है ये कैसे फैलता है एक से दूसरे में, जब हमारा ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो जाता है। जैसे जो हमारे एक व्यक्ति को एड्स है उसका ब्लड एक स्वस्थ व्यक्ति के ब्लड में मिक्स हो गया, ठीक है, जो रक्त उन दोनों का मिक्स हो गया, ट्रांसफ्यूजन हो गया ब्लड का, तो एड्स फैल सकता है, ठीक है। दूसरा है, और किसी मान लो मदर को है और वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, तो क्या होगा, उस बच्चे को भी होने के चांसेस हैं, ठीक है। फिर हमारा रेबीज़ संक्रमित पशु, यानी कि जो रेबीज़ है डिजीज़ वो किससे होती है? कुत्तों के काटने से होती है, ठीक है। प्लेग आपने सुना होगा, वो चूहों के काटने से होता है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हमारा ये नेक्स्ट देखो डिजीज़ अलग से भी दी हुई है एड्स, ठीक है। एड्स की फुल फॉर्म भी कई बार पेपर में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है ये, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरक्षा इम्यूनिटी को कम हो जाना या बिल्कुल नष्ट हो जाना, यानी कि जिसको ये एड्स बीमारी हो जाती है उसकी जो शरीर के कीटाणुओं से लड़ने की ताकत है, यानी कि जो हमारी इम्यूनिटी है वो बहुत बहुत कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। अगर उस बंदे को कोई भी हल्का सा भी जुकाम वुकाम भी हो गया, कुछ भी होगा, तो वो कई दिन के लिए बिस्तर पे पड़ा रहेगा, क्योंकि उसमें कीटाणुओं से लड़ने की ताकत बची ही नहीं है, ये वाला रोग जिसको हो जाता है, ठीक है। और किससे होता है ये वायरस? का नाम क्या है इसका? ह्यूमन इन्फेक्टिंग वायरस, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस भी इसको बोलते हैं। अब संचरण होने के कारण, यानी कि ये कैसे फैल जाता है एक से दूसरे में, ठीक है। तो बताया था मैंने वही, पीड़ित व्यक्ति का रक्त स्थानांतरण होने से, यानी कि जब ब्लड हमारा मिक्स हो जाएगा एक स्वस्थ व्यक्ति का और एड्स पीड़ित व्यक्ति का। फिर है यौन संपर्क द्वारा, ठीक है। फिर है एड्स से माँ से बच्चे को हो जाता है, ठीक है, शिशु को हो सकता है स्तनपान के द्वारा। एक ही इंजेक्शन सुई का प्रयोग करने से, जैसे मान लो किसी बंदे को एड्स है, उसको जो इंजेक्शन लगाया वही सुई किसी स्वस्थ व्यक्ति को लगा दी, तो ब्लड मिक्स होने के चांसेस हो गए ना, तो इस वजह से भी हो सकता है। अब बात आती है निवारण, ठीक है, यानी कि रोगों से बचने का निवारण क्या है, इनसे हम कैसे बच सकते हैं, ठीक है। संक्रमित रक्त कभी भी न चढ़ाएं, यानी कि किसी बंदे को इन्फेक्टेड ब्लड है उसको पहले टेस्ट करना चाहिए, अगर वो ब्लड इन्फेक्शंस फ्री है तो ही हमें एक दूसरे पर्सन को एक पर्सन का ब्लड ट्रांसफ़र करना चाहिए, चढ़ाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है एक ही सुई के द्वारा नशीली दवा आदि न लें, ठीक है। कई बार क्या होता है, कुछ जो ड्रग्स होते हैं, जो बंदे ड्रग्स लेते हैं, नशे के सुई लगाते हैं इस टाइप से, तो क्या होगा, उसी सुई से उस वाले दोस्त ने लगा लिया, उसी से दूसरे ने यूज़ कर लिया, इससे क्या होगा, मान लो उसको एड्स है तो उसको भी हो जाएगा, ठीक है। फिर है हमारा ऑर्गन स्पेसिफिक और टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रोगाणु विभिन्न माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी ऊतक या अंग में संक्रमण उसके शरीर में प्रवेश के स्थान पर निर्भर करता है, ठीक है, यानी कि किसको बीमारी कितनी फैल रही है क्या, तो वो डिपेंड करता है कि वो उसके शरीर में प्रवेश किस तरीके से किए। यदि रोगाणु वायु के द्वारा नाक से प्रवेश करता है तो संक्रमण फेफड़ों में होता है, ठीक है, जैसे टीबी। अगर किसी को नाक से कोई वायरस या बैक्टीरिया कोई भी रोगाणु जो अंदर गया है तो क्या होगा, तो उसको जो श्वसन संबंधी प्रॉब्लम है वो होने के चांसेस होंगे, जैसे क्षयरोग, जैसे टीबी बता दिया। यदि रोगाणु मुंह से प्रवेश करता है तो आहार नाल, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, वो उसमें प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि खसरा का रोगाणु आहार नाल में या हेपेटाइटिस का रोगाणु लीवर में संक्रमण करता है, ठीक है। फिर है विषाणु वायरस जनन अंगों से प्रवेश करता है लेकिन पूरे शरीर की लसिका ग्रंथियों में फैल जाता है, ठीक है, तो शरीर के प्रतिरक्षी संस्थान को हानि पहुंचाता है, ठीक है। तो सभी का देखो अलग अलग तरीका बताया, जिस
वो उससे शरीर में प्रवेश कर रहा है जिस तरीके से, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे किस ऑर्गन को इफेक्ट करेगा वो जो रोगाणु है। इसी तरह मलेरिया तथा रोगाणु त्वचा के द्वारा प्रवेश करते हैं, ठीक है, जिससे शरीर की लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, हमारी रेड ब्लड सेल हमारी ख़त्म हो जाती हैं, डिक्रीज हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। फिर है इसी प्रकार जापानी मस्तिष्क ज्वर का विषाणु मच्छर के काटने से त्वचा से प्रवेश करता है और मस्तिष्क ब्रेन को संक्रमित कर देता है। इससे हमारा दिमाग में बुखार हो जाता है, ठीक है, हमारे ब्रेन पे इफेक्ट करता है ये। नेक्स्ट है उपचार के नियम, ठीक है। उपचार के नियम में है, एक देखो एक बार कितना रहेगा चैप्टर, ये उपचार के नियम बचे हैं, निवारण के सिद्धांत बचे हैं और ये ठीक है थोड़ा ही बचा है। तो ये उपचार के नियम है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसी आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं हम। थैंक यू बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखना पार्ट 3, जिसमें हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा।